कमांडर मुख्तार ने जिस अकीदत व मोहब्बत से उसका तारुफ करवाया था, उसने मीर हसन को बेइख्तियार जहांगीर से बगलगीर होने पर मजबूर कर दिया। मीर हसन भाई, वो वक्त आ गया जिसका हम सबको बेचैनी से इंतजार था। जब तुम्हें वहां भेजा गया था तब मेरे जहन में अपनी कम आयगी की वजह से कभी ये ख्याल नहीं आया था कि हम उस शैतान कदे को गारत करने के लिए हमला करेंगे, लेकिन हमारे उस मुजाहिद के हौसले और अज़्म ने हमें आज ये हौसला दे ही दिया। मीर हसन, तुम्हें जहांगीर को अपने साथ वेट लैब के किचन तक ले जाना है। उसके बाद का सारा काम जहांगीर भाई करेंगे। तुम्हें उनकी हिफाजत करनी है। तुम्हारे एक साथी और कमांडर की हैसियत से मेरा ये हुक्म है कि तुम जिंदगी के आखिरी सांस तक जहांगीर की हिफाजत करोगे। अगर कोई मुश्किल बने तो उससे बहर सूरत जिंदा निकालने की कोशिश करना। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाए, लेकिन दुनियावी तौर पर अगर हम नाकाम भी रहे तो भी कोई गम नहीं कि हम इंशाअल्लाह सुरखरू हो जाएंगे। कमांडर मुख्तार ने उसे समझाया। मीर हसन ने बड़े पुरएतमाद लहजे में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आप मुझे अपने हुक्म पर पूरा पाएंगे। तीनों जमीन पर कागज बिछाकर बैठ गए। मीर हसन ने उन्हें वेट लैब के अंदर की एक एक तफसील से आगाह कर दिया था। यूं दिखाई देता था जैसे वो इस अरसे के दौरान बड़ी होशियारी से अंदर की सूरत हाल का जायजा लेता रहा हो। धमाका खेज मवाद और जहांगीर को अपने साथ अंदर तक ले जाने का उसने जो तरीका बताया, उस पर दोनों ही अशश कर उठे। उन्होंने बारी बारी बेख्तियार उसे अपने सीने से लगा लिया। मीर हसन कुछ देर बाद वहां से रुखसत हो गया। वेट लैब की नजदीकी पहाड़ी के दामन में मौजूद पोस्ट पर एक मशीन गन नस्ब थी, जहां 2 सिपाही और एक हवालदार मुस्तकिल ड्यूटी दिया करते थे। यूं तो इस इलाके में मामूल की सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती थी, लेकिन आज की सर्दी ने तो भले भलों के कसबल निकाल दिए थे। उन बेचारों की मजबूरी ये थी कि उन्हें यहाँ अंगीठियां मिल सकती थी, न ही उनकी मर्जी के मुताबिक चाय उन्हें दिन में सिर्फ 2 मरतबा मिलती थी, सुबह नाश्ते के साथ और दोपहर को। उस इलाके में सीआरपीएफ की ये वाहिद पोस्ट थी। उन्हें आज तक इस बात की समझ नहीं आई थी कि आखिर इस पोस्ट को यहाँ रखने का क्या जवाज है। बाकी पोस्टों पर भी आर्मी और बीएसएफ के जवान पहरा देते, यहाँ भी उन्हीं को ड्यूटी क्यों नहीं सौंप दी गई। उनकी वाहिद उम्मीद वो बकरवाल कश्मीरी थे जो कभी कभी अपनी भेड़ बकरियां चराते उस तरफ निकल आते, और जब वो कहवा या चाय बनाते तो जज्बा खैर सगाली के तहत उन्हें भी पेश कर दिया करते। उसकी वजह उस इलाके पर उनकी हुकूमत भी थी, क्योंकि कानूनन तो यहाँ बकरियां चराना मना था, लेकिन उमूमन ये पोस्ट वालों की मर्जी पर मुनहसिर होता। अगर वो चाहते तो उन बेचारों को वापस भगा दिया करते। 3-4 रोज से उस तरफ कोई बकरवाल भी दिखाई नहीं दिया था। आज जब दोपहर के बाद उन्हें कुछ फासले पर चंद बकरियां दिखाई दी तो हवालदार मक्खन लाल के नीम मुर्दा चेहरे पर रौनक आ गई। लो भाई, भगवान ने आज हमारी 4 रोज बाद सुन ही ली। उसने अपने एक जवान को उस तरफ भेजा कि अगर तो ये लोग अपनी मर्जी से चाय वगैरह दे दें तो ठीक है, बसूरत दीगर जबरदस्ती भी करनी पड़े तो कर लेना, कोई कयामत नहीं आएगी। यहाँ हमारी माँ तो बैठी नहीं जो हमें चाय दूध का पूछेगी। सिपाही कन्हैया ने कहा, सर आप मुतमईन रहें, ये साले दिन में 10 मरतबा यहाँ चाय बनाते हैं, मेरी शक्ल देख कर ही मान जाएंगे। हवालदार मक्खन लाल ने कैका लगाया, बस अब जा, ज्यादा बातें न कर, सर्दी में ज्यादा मुंह खोला तो बर्फीली हवा अंदर जाने से नमूनिया हो जाएगा। कन्हैया अपनी राइफल संभालता उस तरफ चल दिया। कदरे ऊंचाई पर उसे कुछ भेड़ बकरियां दूर दिखाई दी और 4 बकरवाल भी दिखाई दिए जो एक कोने में दरख्त के नीचे ईंटों का चूल्हा बनाकर शायद कुछ पका रहे थे। जैसे ही उनकी नजर कन्हैया पर पड़ी वो मोहतात हो गए। अरे महाराज, आइए आइए, जय हिंद। उनमें से एक ने जो उम्र में सबसे बड़ा था उसे देखते ही चापलूसी की। कन्हैया ने अकड़ कर अदाकारी करते हुए कहा, जय हिंद, कौन लोग हो तुम, किस गांव से आए हो? वो बोला, माई बाप, हम तो बकरवाल हैं, हमारा कौन सा गांव और क्या ठोर ठिकाना, घूम फिर कर रोजी कमाते हैं, सोपूर की मंडी के लिए आए हैं, परसों मंडी लगनी है, रात यहाँ बकरियां चरती रहेंगी, कल मंडी में ले जाएंगे। कन्हैया ने डांटने की अदाकारी करते हुए कहा, तुम्हें इल्म नहीं, इधर आर्मी का इलाका है, चलो भाग जाओ, नहीं तो अंदर कर दूंगा। उसने बड़ी मिन्नत समाजत से कन्हैया को कहा, हुजूर, माई बाप, बैठे बैठे कोई खिदमत का मौका तो दीजिए, फिर चले जाएंगे, हम तो आप अफसरों के ताबेदार हैं। ओए चाय लाओ ग्लास भर के हवालदार साहब के लिए। चाय का सुनते ही कन्हैया की राल टपक पड़ी। उसके कुछ मजीद कहने से पहले चाय भी आ गई। कन्हैया ने बेशर्मी से दांत निकाले, ओए ये क्या, अफसरों को रिश्वत दे रहे हो? अच्छा तुम भी क्या याद करोगे, लाओ पी लेते हैं। गरम गरम चाय पीते हुए उसकी जबान भी जल गई, लेकिन ये कोई महंगा सौदा नहीं था। उसने 3-4 मिनट में ही ग्लास खाली कर दिया। फिर उनसे मुखातिब हुआ, ओए देखो, उधर 2 अफसर और हैं, उनके लिए भी चाय लाओ। खबरदार उन्हें ये न बताना कि मैंने पहले भी चाय पी है, मेरे लिए 1 गिलास और लेकर आना। नौजवान ने कहा, जो हुक्म माई बाप, आप परवाह न करें। कन्हैया ने उन्हें हाथ के इशारे से अपनी पोस्ट दिखाई और लौट गया। कन्हैया अंदाजा ही न कर सका कि उन्होंने अपने सफरी सामान में दरअसल उनकी मौत का सामान छुपा रखा है।
बमुश्किल 3-4 मिनट के बाद ही उन्हें वही ढलती उम्र का बकरवाल अपनी पोस्ट की तरफ आता दिखाई दिया, जिसके हाथ में एक बड़ा सा समावार पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में 3 प्यालियां। पोस्ट पर मौजूद 3 जवानों ने इस तरह चाय पी जैसे उन्हें जिंदगी में आखिरी मर्तबा चाय पीने का मौका मिल रहा हो और उसके बाद लंबे अरसे तक उसके बगैर रहना पड़ता। हवालदार मक्खन लाल ने आखिरी घूंट हलक में उंडेलते हुए कहा, बंदे तो तुम काम के लगते हो, कहाँ से आए हो? बकरवाल बोला, सरकार सोपूर की मंडी के लिए बड़ी दूर से आए हैं। उसने जवाब में वही कहानी दोहरा दी जो उससे पहले कन्हैया को सुनाई थी। उसके साथ ही दरखास्त कर दी कि अगर वो उन्हें रात अपनी पोस्ट के करीब खैमा लगाकर गुजारने की इजाजत दे दें तो वो सारी जिंदगी उनका ये एहसान नहीं भूल सकते। वो बोला, उधर सोपूर में हमारे व्यापारी हैं मालिक, आपकी हर तरह सेवा कर देंगे। एक बोतल थी, आपके लिए ही लाया हूँ। ये कहते हुए उसने फिरन में हाथ डाला और रम की एक बोतल निकालकर हवालदार मक्खन लाल की तरफ बढ़ा दी। मक्खन लाल की आंखों की चमक दुगनी हो गई थी। उसने नदीते बच्चों की तरह बोतल लपक कर पकड़ ली। हवालदार मक्खन लाल ने अपनी मूंछों को उल्टे हाथ से ताव देते हुए कहा, जाओ मौज करो, इधर अपनी हुकूमत है, कोई साला तुम्हारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। बकरवाल बोला, भगवान आपका भला करे महाराज, जय हिंद, और जिधर से आया था उसी तरफ लौट गया। मक्खन लाल ने अपने मातहत को हुक्म दिया, लो भाई, आज की रात तो साली मजे में कटेगी। ओए कन्हैया, इसे नीचे मोर्चे में छुपा दे, शाम की गश्त गुजर जाए फिर मौज मस्ती करेंगे। कन्हैया भी खुशी से फूले नहीं समा रहा था, बोला, ऑल राइट सर। वो जानते थे कि ये बकरवाल अपने साथ रात भर का सामान लेकर सफर करते हुए देहातों से आते हैं और मंडियों में अपना माल फरोख्त करते हैं। मक्खन लाल ने उन्हें बतौर खास हिदायत की थी कि वो 5 बजे के बाद पहाड़ी से नीचे आएं और अपना खैमा लगा लें। उसने बकरवाल को बताया था कि 5 बजे से पहले यहाँ से गश्त गुजरेगी, जिसे वो सब अच्छा की रिपोर्ट दे देंगे। उस गश्त के जरिए ही उन्हें रात का खाना पहुंचाया जाता था। शाम 5 बजे से पहले मामूल के मुताबिक एक इंस्पेक्टर और 4 जवान उस तरफ आए। उन्होंने जीप नीचे सड़क पर ही खड़ी कर दी थी और अब पैदल ऊपर आ रहे थे। पोस्ट पर पहुंचकर इंस्पेक्टर ने उनसे सब अच्छा की रिपोर्ट ली। अपने हाथ में पकड़े वॉकी टॉकी पर ये रिपोर्ट आगे वेट लैब को पहुंचाई और उन्हें शाबाश डटे रहो का हुक्म देकर उनका खाना देकर आगे चल दिया। आज उन्हें बतौर खास हातिम ताई की कब्र पर लात मारते हुए 2 कांगड़ियां और कुछ कोयले भी दे दिए थे ताकि अपना खाना गर्म करके खा सकें। उसके जाते ही हवालदार मक्खन लाल बड़बड़ाया, साला उल्लू का पट्टा। जीप की रवानगी के करीबन 20 मिनट के बाद बकरवाल भी आ गए। उन्होंने अपनी बकरियों को एक जगह इकट्ठा करके एक दरबेनुमा खेमे में बंद कर दिया और दूसरा खेमा अपने लिए लगा लिया। ढलती उम्र के कश्मीरी ने कहा, सर आज आपका खाना हमारी तरफ है, बड़ी शानदार सब्जी खिलाएंगे। हवालदार मक्खन लाल ने खुश होते हुए कहा, धन्यवाद धन्यवाद, बस चाय न भूलना, बाकी सब ठीक है। बकरवाल ने शेखी बघारी, बोला 2 दिन के लिए तो आप ये समझिए कि अपने घर में मौजूद हैं, किसी चीज की फिक्र न करें। सुबह मैं सोपूर से 2 बोतलें और ले आऊंगा। उधर हमारे एक बंदे के पास ठेका है, खुश कर देंगे आपको। तीनों वाकई खुश हो गए। उनकी तादाद 5 थी और उस वक्त वो 5 खेमे में सुकड़ सिमट कर बैठे हुए थे। रात के 9 बज रहे थे। 5 ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनमें से एक ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। 5 ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। जब वो दुआ मांग रहे थे तो उनकी आंखों में तशक्कुर के आंसू थे। अल्लाह ताला ने पहले मरहले पर उन्हें तवक्को से ज्यादा आसानी से कामयाबी अता फरमाई थी। दुआ के इख्तिताम पर उन्होंने एक दूसरे की तरफ दोबारा देखकर एक दूसरे से गर्मजोशी से हाथ मिलाया। आबिद ने उठते हुए कहा, चलो अल्लाह अकबर। वो उस ग्रुप का कमांडर था। बाकी 4 ने बारी बारी कहा अल्लाह अकबर और रेंगते हुए बाहर आ गए। उनके पास सिर्फ 3 क्लैशनकोफे थी या कुछ हैंड ग्रेनेड जो उन्होंने मुमकिना मज़ाहमत के पेश नजर हमले के लिए तैयार रखे थे। मोर्चे से कुछ फासले पर पहुंचकर आबिद ने कहा, वहीद भाई तुम अपना काम शुरू करो। उस बकरवाल कश्मीरी ने, जो कोई मकामी दिखाई दे रहा था और अब तक उनके और सीआरपीएफ के दरमियान राब्ता बनाए हुए था, कहा खुदा हाफिज और आगे बढ़ गया। उसने अपने हाथ में वही समावार पकड़ रखा था और अब मोर्चे की तरफ जा रहा था जिसमें शराब के नशे में धुत 3 भारतीय सूर में सुकड़े सिमटे बैठे हुए थे। हवालदार मक्खन लाल ने अपनी दानिस्त में बड़ी मेहमान नवाजी का मुजाहरा किया। आओ यार आओ, ये लो बीड़ी पियो। लेकिन दूसरे ही लम्हे उसका नशा हरन हो गया जब क्लैशनकोफ की ठंडी नाल उसकी गर्दन से चिपक गई। उस तरह की 2 और बंदूकें बाकी 2 नौजवानों ने उनकी तरफ तानी हुई थी। मक्खन लाल ने कपकपाती और नशीली आवाज में कहना चाहा, क्या मतलब, ये क्या मजाक है? आबिद ने उसकी बात का जवाब दिया, ये मजाक नहीं मक्खन लाल जी, हकीकत है, और अब अगर तुमने एक लफ्ज भी अपनी जबान से निकाला तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे। खामोशी से हमारे अहकामात की तामील करते रहो। मैं वादा करता हूँ तुम्हें अपना काम खत्म होने पर भाग जाने का मौका दे दूंगा, लेकिन अगर चालाकी दिखाई तो तुम्हें अब यकीन हो जाना चाहिए कि तुम हमसे ज्यादा चालाक होशियार नहीं। हवालदार मक्खन लाल को समझ आ गई थी कि बाजी उलट चुकी है। ये लोग अपनी धुन के पक्के मालूम होते थे।
यूं भी वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। उन्होंने पलक झपकते ही उसके दोनों जवानों की मुश्कें कसी और उन्हें अपने खेमे में फेंक कर इस तरह बांध आए कि वो अपनी मर्जी से हरकत भी न कर सकते थे। हवालदार मक्खन लाल, तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, वायरलेस पर किसी भी पैगाम का जवाब उसी तरह दोगे जिस तरह यहाँ कुछ नहीं हुआ। अगर तुमने कोई सिग्नल या इशारा देने की कोशिश की। आबिद ने अपनी बात नामुकम्मल छोड़ दी। उसके तेवर बता रहे थे कि उसने जो कुछ कहा है उस पर अमल करने की हिम्मत भी रखता है। मक्खन लाल ने सर झुका दिया। ठीक है। उन्होंने एहतियातन मक्खन लाल के दोनों हाथ भी रस्सी से बांध दिए थे और वो मोर्चे के अंदर ही बैठा था। आबिद के एक साथी ने मशीन गन पर पोजीशन संभाल ली थी, बाकी उसके इशारे पर मुख्तलिफ पोजीशनें ले रहे थे। ये पोस्ट खुसूसी निगरानी के तहत कायम की गई थी और इस पोजीशन में बनाई गई थी कि नीचे गुजरने वाली सड़क पर होने वाली सारी नकलो हरकत को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता। आबिद ने वहां मौजूद गोला बारूद की पेटियों से ये अंदाजा कर लिया था कि वो कम से कम सुबह होने तक भारतीय फौज को यहां से वेट लैब की तरफ बढ़ने से रोक सकेंगे। उसे कमांडर मुख्तार ने खुसूसी हिदायत के साथ रवाना किया था और उस मिशन की कामयाबी का इन्हिसार बहुत हद तक उन पर भी था। इस दौरान 2 मरतबा वायरलेस पर हवालदार मक्खन लाल से रिपोर्ट मांगी गई, जो उसने गन पॉइंट पर सब अच्छा ही दी थी। पोस्ट पर मौजूद दूरबीन के जरिए आबिद ने इर्द गिर्द का जायजा लेकर अपनी दिफाई हिकमत अमली तरतीब दे ली थी और अब दूरबीन को वेट लैब की इमारत पर नस्ब किए दूसरी कार्रवाई का मुंतजिर था। अचानक ही फजा जोरदार धमाकों से लरजने लगी। उसके साथियों ने खुशी से नारे बुलंद किए। दूसरी तरफ भी मुजाहिदीन ने कामयाब कार्रवाई का आगाज कर दिया था। जहांगीर उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरा था। शाम ढलने पर अचानक ही मीर हसन ने खन्ना लाल को इत्तला दी थी कि मसाले और कुछ सब्जियां खत्म हैं और बमुश्किल आज रात का ही राशन तैयार हो सकेगा। खन्ना लाल ने कहा, यार ये तो बड़ा खराब मामला है, मुझे तो सुबह बहुत जरूरी काम है। तुम ऐसा करो, अभी निकल जाओ और सोपूर से सब्जी गोश्त भी उठा लाओ, मैं ठेकेदार को फोन करवा देता हूँ। मीर हसन ने कहा, ठीक है, जैसे आपका हुक्म। यूं भी हमें कल शाम को भी ताजा गोश्त लाना ही था, चलो कल का चक्कर बच जाएगा। मैं भी शहर में 1-2 जरूरी काम कर लूं। खन्ना लाल ने उसके लिए छोटा ट्रक और गेट पास बनवा कर दिया था और उसे हिदायत की थी कि रात को जल्दी लौट आए। मीर हसन ने उसकी तरफ देखकर आंख दबाई। खन्ना लाल जी, महाराज आपको इल्म है मेरी मंगेतर आजकल उधर सोपूर में आई हुई है। अब जाऊंगा तो उधर भी सलाम दुआ तो करनी पड़ेगी, रात का खाना तो आज आपको ही पकाना पड़ेगा। खन्ना लाल बोला, अच्छा तो ये बात है, चलो यार तुम भी क्या याद करोगे। अच्छा वो मुझे दोबारा बता देना, कोफ्ते में दही का क्या हिसाब रखना है। मीर हसन ने उसे वजाहत से सब कुछ बता दिया। ट्रक आ गया था और थोड़ी देर के बाद वो बाजार की तरफ चल दिया। ठेकेदार को इत्तला मिल चुकी थी और वो गोश्त सब्जी तैयार करवा रहा था। वेट लैब में खाने पीने की सप्लाई खिलाफ मामूल सुबह की बजाय शाम को जाया करती थी। उनकी आमदोरफ्त के लिए एक सड़क मखसूस कर दी गई थी और उन्हें खुसूसी हिदायत थी कि जब भी वो बाजार जाएं और वापस आएंगे तो यही रास्ता इख्तियार करेंगे। उस रास्ते पर सिर्फ एक चेक पोस्ट थी, जबकि दूसरे रास्तों पर 3-3 चेक पोस्टें लगाई गई थी। एक चेक पोस्ट पर ड्यूटी देने वाले तमाम जवान मीर हसन और खन्ना लाल से बखूबी वाकिफ थे, जो उन्हें कभी कभी अफसरों से आंख बचाकर अफसरों के हिस्से का माल सप्लाई कर दिया करते थे। मीर हसन तो इस मामले में कुछ ज्यादा ही फराख दिल साबित हुआ था। यही वजह थी कि वो उसका कुछ ज्यादा ही एहतराम करते थे। जहाँ जहाँ से वो गुजरता था उसे मीर साहब आदाब की आवाजें सुनाई देती। मीर साहब भी जवाब में गर्मजोशी से तस्लीमात कहते हुए अपना रास्ता नापते। उसे उम्मीद थी कि जहांगीर के तैयार करदा मंसूबे के मुताबिक सारा काम आसानी से हो जाएगा। ट्रक ड्राइवर को उसने बड़ी फराखदिली से खाने और नाश्ता करने की दावत दे दी थी, जो उसने दिलो जान से कबूल कर ली और अब उसका मुसलसल शुक्रिया अदा करता रहा था। सोपूर तक वो लोग बखैर आफियत पहुंच गए। ठेकेदार को पहले से इत्तला मिल चुकी थी और वो माल तैयार करवा रहा था। मीर हसन ने उससे आधे घंटे के बाद मुलाकात का वादा किया था, क्योंकि उसे अपने लिए घर से नया बिस्तर और कपड़े भी लेकर जाने थे। ठीक है, तुम तैयारी कर लो। ठेकेदार को अचानक मिलने वाले हुक्म की तामील ने बौखला दिया था। जहांगीर भाई तैयारी कर लें, आप 10 मिनट के बाद रुखसत हो रहे हैं। एक मुजाहिद ने जो दरवाजे के बाहर ड्यूटी दे रहा था उसे मुत्तला किया। जहांगीर ने रात उसी घर में कयाम किया था। कुछ देर तक कमांडर मुख्तार उसके साथ रहा, फिर हिफाजती इक़दामात के तहत वो दूसरे ठिकाने पर मुंतकिल हो गया। मुख्तार ने उसे बगलगीर होकर कहा, अब तुम्हारी रहनुमाई ज़ैनब करेगी। मैं थोड़ी देर के बाद निकल रहा हूँ। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात वेट लैब के खंडरात पर होगी और यहाँ नहीं तो फिर जन्नत में। मुझे अफसोस रहेगा हम तुम्हारी कोई खिदमत भी न कर सके, लेकिन जल्द ही इंशाल्लाह वक्त आएगा जब हम किसी खिदमत के काबिल भी हो जाएंगे। जहांगीर ने पुरएतमाद लहजे में कहा, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो वक्त आएगा। दोनों एक दूसरे से बगलगीर होकर एक दूसरे को रुखसत कर रहे थे।
امید کے باوجود دونوں ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار تھے کہ شاید یہ اس دنیاوی زندگی کی آخری ملاقات ہو۔ جہانگیر نے اپنے ساتھیوں سے دوپہر کے بعد ہی رخصت طلب کر لی تھی اور وہ بھی الگ الگ مجاہدین کی ٹولی کے ساتھ اپنے اپنے ٹارگٹ کی طرف جا چکے تھے۔ ویٹ لیب کے اندر کی لڑائی جہانگیر نے لڑنا تھی اور باہر بھارتی فوج سے کمانڈر مختار نے مار کا آرا ہونا تھا۔ یہ حملہ بظاہر دیوانگی کی علامت تھا، لیکن ایسی دیوانگیاں ہی قوموں کی تقدیر کا نقشہ پلٹا کرتی ہیں۔ اس سفر شہادت پر جانے سارے مسافران حق کو علم تھا کہ وہ ایک ناممکن مشن پر جا رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ اللہ کی تائید اور نصرت کا وعدہ بڑا مضبوط تھا۔ قرآن کا یہ حکم ان کے دل و دماغ میں سما گیا تھا، اللہ کی راہ میں نکلو، اور پھر ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ برحق موجود تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کم تعداد کو زیادہ تعداد والوں پر غالب کر دے۔ جہانگیر نے اس سال مارشل آرٹس کی خصوصی تربیت حاصل کی تھی۔ جہاد اس کا عشق تھا، اس نے زندگی ایک مقصد کے تحت جینا تھی۔ یہی لگن، یہی جستجو اسے یہاں تک لے آئی تھی۔ اس کا تعلق کسی ملک کی باقاعدہ فوج سے نہیں تھا، لیکن وہ اللہ کی فوج کا سپاہی تھا جس کی یہ ذمہ داری تھی کہ زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے میں اپنا فریضہ ادا کرے۔ جہانگیر کو اعتماد تھا کہ وہ ویٹ لیب کے اندر گھس کر اپنے مقاصد حاصل کر لے گا۔ اسی اعتماد اور اللہ کی طرف سے تائید و نصرت کے وعدے نے اسے مضبوطی عطا کی تھی۔ کمرے میں وہ اکیلا اپنے پستول کا جائزہ لے رہا تھا جب آہستگی سے دروازہ کھلا اور زینب اندر آ گئی۔ جہانگیر کی نظریں احتراماً جھک گئیں۔ دونوں نے اکٹھے ہی ایک دوسرے کو سلام کیا تھا۔ زینب نے عجیب سے لہجے میں کہا، آپ جا رہے ہیں؟ وہ بولا، ہاں مجھے جانا ہی ہوگا۔ جہانگیر کو یوں لگا جیسے کسی نے آہستہ سے ان کے دل کو اپنی مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ وہ بولی، اللہ تعالیٰ آپ کو فتح نصیب کرے۔ ویٹ لیب میں کسی درندے کو زندہ نہ چھوڑنا، وہاں کی ایک ایک اینٹ اور پتھر بے گناہوں کے خون سے رنگین ہے، ان وحشیوں کو بری موت مارنا۔ کاش اس مشن پر میں تمہارے ساتھ ہوتی، لیکن نظم کی طرف سے پابند ہوں، مجھے کچھ اور ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ یہ حقیر سا نذرانہ ہے، میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ بھی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی چادر ہٹائی اور اپنے پہلو سے لٹکی ہوئی چھوٹی سی اوزی گن اس کی طرف بڑھا دی۔ بولی، جہانگیر، یہ گن میں نے اپنے ہاتھوں سے ایک افسر کو مار کر اس سے چھینی تھی۔ اس سے نکلنے والی ہر گولی جو دشمن کے سینے میں پیوست ہوگی، اس سے میرا اور مجھ جیسی کشمیری مظلوم لڑکیوں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میری اور مجھ جیسی لاکھوں مسلمان عورتوں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، کسی مرحلے پر بھی دل نہ ہارنا۔ میں خدا ذوالجلال وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ اگر راہ حق میں تم مجھ سے پہلے اپنی منزل پر پہنچ گئے تو تمہارا ادھورا مشن میں انجام دوں گی۔ یہ ایک مسلمان عورت کا تمہارے ساتھ اللہ کے سامنے وعدہ ہے۔ جہانگیر کو اپنے دل کی دھڑکنیں رکتی محسوس ہوئیں۔ زینب کا یہ روپ اس کے لیے چونکا دینے والا تھا۔ اس کا دل بے پناہ محبت اور عقیدت سے زینب کے حضور جھکا چلا جا رہا تھا۔ وہ بولا، ایک مجاہدہ کی طرف سے اس تحفے کو میں اپنی خوش بختی اور زندگی کا حاصل سمجھوں گا۔ میں بھی اللہ کے حضور وعدہ کرتا ہوں کہ سرخرو ہو کر ہی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ زینب، میں نے آج تک مسلمان مجاہد خواتین کے متعلق تاریخ میں پڑھا تھا، آج اسے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا۔ مجھے اپنے انتخاب پر فخر ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اقرار محبت کا وہ بھاری پتھر بھی اپنے دل سے الگ کر دیا جو گزشتہ 3-4 روز سے اس کے دل پر بوجھ بنا ہوا تھا۔ زینب بولی، مجھے بھی۔ دونوں ایک دوسرے سے نظریں ملاتے ہوئے گھبراہٹ محسوس کر رہے تھے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، فی امان اللہ۔ یہ کہہ کر زینب باہر نکل گئی۔ ابھی جہانگیر اپنے دل کی بے قابو دھڑکن کو سمیٹ ہی رہا تھا جب باہر کا دروازہ کھلا اور مجاہد ساتھی نے روانگی کا مژدہ سنایا۔ اس نے اپنے فرن کے نیچے رکھی اوزی گن اور کمر سے بندھے گولیوں کے تھیلے کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، چلو۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔